मेरे शहर की एक मशहूर कंपनी के मालिक ने अपनी बेटी आयुषी की सालगिरह पर सभी कर्मचारियों को दावत पर बुलाया। मैं भी अपनी पत्नी रिया के साथ गया। हॉल में हर तरफ रोशनी की चमक थी, झूमरों की झिलमिलाहट, थिरकते संगीत और हंसते मुस्कुराते चेहरे। लेकिन मेरा मन कहीं और उलझा हुआ था। रिया हमेशा की तरह खामोश थी, पर्दे के पीछे छुपी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वही चमक जो मुझे हमेशा शांति देती थी, आज बेचैनी का कारण बन रही थी। हम खाने की टेबल की ओर बढ़ रहे थे जब अचानक मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम मल्होत्रा हमारी तरफ देख रहे थे। नहीं, सिर्फ हमें नहीं, उसकी नजरें रिया पर टिक गई थीं, जैसे कोई कीमती तस्वीर सामने रखती हो। रिया ने झुकाकर नजरें बचाने की कोशिश की, मगर विक्रम की आंखों में अजीब तेजी और पकड़ थी। मैं वह नजर कभी नहीं भूल सकता। वह नजर किसी औरत के लिए नहीं, किसी अनमोल चीज के लिए थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन यह कोई साधारण चमक नहीं थी, कुछ और ही था। और उसी क्षण मुझे पहली बार अपनी कमजोरी महसूस हुई। डर मेरे अंदर उतर आया। विक्रम मल्होत्रा केवल कंपनी का मालिक नहीं था, वह शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। और आज उसकी नज़र मेरी बीवी पर ठहरी थी। अर्जुन, चलो वहां बैठते हैं, रिया ने नरमी से कहा। शायद उसने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। मैंने हाँ कहा, मगर मेरी नज़र अब भी विक्रम मल्होत्रा पर टिकी थी, जो दूर बैठा होने के बावजूद रिया को अपनी नज़र से बांधे हुए था। रात धीरे धीरे बीती, मगर मेरे दिल पर अजीब सा बोझ था। घर लौटकर रिया सो गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार वही लम्हा, विक्रम की नज़र, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब दिमाग में घूमते रहे। सुबह ऑफिस पहुंचते ही पीए संदीप ने कहा, सर, विक्रम सर ने बुलाया है। मेरे कदम ठिठक गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम का कमरा हमेशा शानदार लगता था, लेकिन आज वह कमरा मुझे किसी पिंजरे की तरह लगा। वह मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो। अर्जुन बैठो। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन वह बनावटी लग रही थी। मैं खामोशी से बैठ गया। विक्रम ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम बहुत मेहनती हो। अर्जुन, हमेशा कंपनी के लिए वफादार रहे हो। धन्यवाद सर, मैंने धीमी आवाज में कहा। वह हंसे। मैं कल तुम्हारे परिवार से मिला। तुम्हारी बीवी बहुत गरिमामय है, बहुत अलग। मेरा दिल डूबने लगा। मैं चुप रहा। अचानक वह टेबल पर झुककर मेरी ओर देखने लगे और बोले, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। ऐसा प्रस्ताव जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर तुम केवल 4 रातें अपनी बीवी को मेरे साथ गुजारने दो, तो एक बंगला और नई गाड़ी तुम्हारी होगी। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में झर की तरह टपक रहे थे। समझदार हो अर्जुन, तुम जानते हो ये दुनिया कैसे चलती है। सिर्फ 4 रातें और तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मैं कुर्सी से गिर जाऊंगा, मगर मैं चुपचाप बैठा रहा। सोच लो, जल्दी फैसला करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने एक कागज टेबल पर रखा, जिस पर बंगले की लोकेशन और गाड़ी का विवरण लिखा था। मैंने धीरे से कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वह मुस्कुराए। जितना चाहिए ले लो, मगर जल्दी करो। मैं उठा। मेरे पैर भारी हो चुके थे, मगर किसी तरह मैं ऑफिस से बाहर निकल सका। पूरा दिन ऐसे गुजरा जैसे मैं किसी धुंध और कोहरे में खो गया हूँ। शाम को घर पहुंचा तो रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक साधारण मुस्कान थी, लेकिन मैं उस मुस्कान को देख पाने की स्थिति में नहीं था। क्या हुआ? उसने धीरे धीरे पूछा। मैं कुछ नहीं बोला। अर्जुन, सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज में हल्की चिंता झलक रही थी। मैं दीवार से टिककर खड़ा रहा, आंखों में आंसू भर आए। रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ अर्जुन? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वह मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखने लगी। मैं अपनी नजरें झुका चुका था। फिर मैंने सब कुछ कह दिया, हर शब्द जैसे जहर की बूंदें। रिया चुपचाप सामने बैठ गई। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, चेहरे पर गंभीरता थी। अचानक उसने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू नहीं थे। उसमें एक अजीब सी कठोरता झलक रही थी। मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन निर्णायक। मेरे दिल की धड़कन ठहर सी गई। कौन सी शर्त? मेरी आवाज थर्राई हुई थी। मैं उस फार्म हाउस जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं हर पल रिकॉर्ड करूंगी, उसका वीडियो बनाऊंगी। हर हरकत, हर शब्द कैद होगा, ताकि सच दुनिया के सामने आए। मुझे लगा जैसे कानों ने धोखा दिया हो। तुम सच में वीडियो बनाना चाहती हो? हाँ, उसने दृढ़ता से कहा। जिसने हमें अपमानित करने की कोशिश की, मैं उसे उसकी ही चाल का शिकार बनाऊंगी। यही मेरा बदला होगा। मैं दंग रह गया। मुझे लगा था कि वह शायद मुझे सुनना तक नहीं चाहेगी या मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन उसके इरादे मेरी कल्पना से कहीं आगे थे। उस पल मैं उसे देखता ही रह गया। वह औरत
जो हमेशा शांत और विनम्र रहती थी, आज अपने साहस और मकसद के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह औरत जो हर लड़ाई से बचती थी, आज अपने कदम जंग के मैदान में रख चुकी थी। मैंने कहा, रिया, यह बहुत खतरनाक है विक्रम। मल्होत्रा कोई मामूली आदमी नहीं। उसके पास पैसा, शक्ति और पहुंच सब कुछ है। अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाया तो हम पहले ही नुकसान में हैं। अर्जुन, वह हमें ब्लैकमेल कर चुका है। अगर हम चुप रहेंगे तो वह और आगे बढ़ जाएगा। किसी को तो सामना करना होगा, और वह मैं हूं। उस रात हमने मिलकर एक योजना बनाई। मैंने अपना पुराना कैमरा बाहर निकाला, जो हम पहले आयुषी की सालगिरह की तस्वीरों के लिए इस्तेमाल कर चुके थे। रिया ने अपने चचेरे भाई अभिजीत से संपर्क किया, जो मीडिया में जांच रिपोर्ट तैयार करता था। वह भरोसेमंद था और रिया के राज को सुरक्षित रख सकता था। अभिजीत ने गंभीर आवाज में कहा, वीडियो तभी असरदार होगा जब उसकी हर हरकत, हर शब्द स्पष्ट रूप से सामने आए। हर पल रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी मौका न छोड़ो। हमने बाजार से एक छोटा छुपाने योग्य कैमरा खरीदा। रिया ने उसे अपने दुपट्टे के किनारे में सिलवा दिया और बैकअप के लिए एक मोबाइल भी बैग में रख लिया। अभिजीत ने सारी तकनीकी जांच पूरी की और गंभीरता से कहा, दिल मजबूत रखना। यह कदम या तो तुम्हें तबाह कर देगा या बहुतों को बचा लेगा। अगले दिन रिया ने ऑफिस में कुछ महिलाओं के पास जाकर बातचीत शुरू की, जिनके बारे में अफवाहें थीं। शुरुआत में सबने टाल मटोल किया, लेकिन फिर एक लड़की मोनिका धीरे से बोली, मैं विक्रम मल्होत्रा के रवैये से परेशान हूँ। अगर तुम सच में कुछ करने जा रही हो तो मैं गवाह बनूंगी। उसकी आंखों में नफरत और डर दोनों थे, लेकिन साथ ही साहस भी झलक रहा था। यह छोटा सा संकेत रिया के इरादे को और मजबूत कर गया, और मैं बस उसे देखता रह गया। वह औरत जो कल तक अपनी खामोशी को ताकत मानती थी, आज न्याय के लिए आवाज उठाने को तैयार थी। अगली सुबह मैं ऑफिस समय से पहले पहुंचा। वहां का माहौल हमेशा की तरह प्रभावशाली था, लेकिन आज मुझे वह माहौल किसी चुनौती का हिस्सा सा लग रहा था। लेकिन आज मेरे कदम भारी लग रहे थे। पूरे शरीर में अजीब सी थरथराहट फैल चुकी थी। दरवाजे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि क्या वाकई हम यह कदम उठाने वाले हैं। कल रात रिया की तैयारी पूरी हो चुकी थी। कैमरा और मोबाइल चेक किए जा चुके थे। उसके शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे थे, अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो कल हमारी बेटी को भी यही झेलना पड़ेगा। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आओ। विक्रम मल्होत्रा सोफे पर बैठा था, चेहरे पर वही शांति, जैसे शिकारी अपने शिकार के बिल्कुल पास हो। मैंने नमस्कार किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। नजरें टेबल पर रखी थीं, लेकिन दिमाग में बस रिया की तैयारियों का ख्याल घूम रहा था। तो क्या तय किया तुमने? विक्रम ने पूछा। मैंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हम तैयार हैं। कुछ पल खामोशी रही, फिर वह जोर से हंसा। मैं जानता था, अर्जुन, तुम समझदार हो। बहुत ही सोच समझकर कदम उठाया है। वह उठा, दराज खोली और एक पैकेट मेरे हाथ में थमा दिया। ये लो, फार्म हाउस का पता। आज रात 10 बजे सब कुछ तैयार होगा। तुम्हारी बीवी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने पैकेट उठाया, बिना खोले सिर हिलाया। दिल के अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने नियंत्रण बनाए रखा। अर्जुन, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। एक बंगला, नई गाड़ी और वो सब कुछ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई मालिक अपने नौकर को भरोसा दिला रहा हो। मैं उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद सर। और हाँ, उसने रुका, किसी से कुछ मत कहना, ये सिर्फ हमारे बीच रहे। जी सर। ऑफिस से निकलते ही मैंने रिया को मैसेज किया, काम हो गया, वह आज रात तैयार है। रिया का तुरंत जवाब आया, सब रिकॉर्डिंग के लिए सेट है, बैटरी भी पूरी चार्ज। मैं सीधे अपने दोस्त विशाल के पास गया, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करता था। चुपके से 2 वायरलेस ऑडियो रिकॉर्डर लिए, एक रिया के दुपट्टे में लगना था और दूसरा बैग में। विशाल ने फिर से इस्तेमाल का तरीका समझाया, क्योंकि इस बार कोई गलती नहीं हो सकती थी। सब तैयार है? विशाल ने पूछा। मैंने छोटा सा जवाब दिया, बस एक सच सबके सामने लाना है। शाम तक हमने प्लान को अंतिम रूप दिया। रिया ने हल्का नीला दुपट्टा पहना, जिसमें कैमरा छुपा हुआ था। हल्का मेकअप किया ताकि विक्रम को कोई शक न हो। बैग में मोबाइल रखा, जिस पर एक ऐप लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी, ऑडियो और वीडियो दोनों। मैंने उससे पूछा, तुम सच में तैयार हो? ये जोखिम भरा हो सकता है। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो कल कोई और लड़ेगा, शायद हमारी बेटी। मैं ये बोझ उस पर नहीं डालना चाहती। रात 10 बजे अंधेरा घना हो चुका था। मैंने रिया को फार्म हाउस के पास छोड़ दिया। घर लौटते हुए दिल वहीं अटका हुआ था। दीवारें जैसे और तंग हो गई थीं। घड़ी की सुइयां धीमी और हर आवाज खतरनाक घंटी की तरह लग रही थी। मैंने लाइट बंद की। सिर्फ मोबाइल की टिमटिमाती स्क्रीन थी, जिस पर अभिजीत से लाइव फीड आ रही थी। आवाज बंद थी,
लेकिन दृश्य सब कुछ बयां कर रहे थे। रिया फार्म हाउस में दाखिल हो चुकी थी। कैमरे ने हर कोना कैद कर लिया था। विक्रम के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान, वही बिगड़े हुए रईस का आत्मविश्वास, और उसके कदम धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ रहे थे। मैं पसीने से भीग गया, आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, बस उसे सुरक्षित रखना। अभिजीत का मैसेज आया, रिकॉर्डिंग सही चल रही है, घबराना मत। मैंने जवाब दिया, भगवान करे वह उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। लगभग 30 मिनट तक सब खामोश रहा। फिर अचानक अभिजीत का फोन आया। वह बाहर निकल चुकी है। गाड़ी कहाँ है? मैंने तेजी से घर से निकला, गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की ओर बढ़ा। कुछ ही मिनटों में सुनसान सड़क पर रिया दिखाई दी। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में वही चमक, विजेता जैसी। मैंने गाड़ी रोकी, वह चुपचाप बैठ गई। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे कहा, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। वो थप्पड़, वो चीख, वो अपमान, सब मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द फिसल गए। गाड़ी स्टार्ट की और हम दोनों घर की ओर लौट चले। घर पहुंचते ही रिया ने सबसे पहले अपना बैग खोला। वह मोबाइल को पावर बैंक से अलग करती है और तुरंत अभिजीत को वीडियो भेजने लगी। एक कॉपी मुझे दो, एक क्लाउड में अपलोड कर दो और एक यूएसबी में निकाल लो। अभिजीत ने शांत और पूरी तरह नियंत्रण में रहते हुए सलाह दी। वीडियो चल पड़ा। अभिजीत ने कहा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ है। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा और आवाज दोनों स्पष्ट हैं। तुमने कमाल कर दिया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। रिया, तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सख्ती थी। हिम्मत ही नहीं हुई। जब मैंने थप्पड़ मारा तो उसके भीतर का डर वहीं दम तोड़ गया। मैं स्तब्ध रह गया। तुमने थप्पड़ मारा? वह मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान सामान्य नहीं थी, यह भीतर से उपजी शांति थी। हाँ, और उसके बाद मैंने उसके चेहरे पर मिर्च छिड़की। वह चीख रहा था, पूरी तरह थर्राया हुआ। उस रात हमने रिकॉर्डिंग बार बार देखी। विक्रम की हरकतें, लहजा और रिया की प्रतिक्रिया सब मिलकर पुख्ता सबूत बन गए। मैंने अभिजीत से कहा, कल लीगल सलाह लेंगे? अभिजीत ने हामी भरी। तुम अब अकेले नहीं हो, सच तुम्हारे साथ है। रात के 3 बज चुके थे। हमने हर फ्रेम को दोबारा जांचा। रिया ने खास पंक्तियां नोट की। तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। खामोशी हमारी शर्त है, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। अभिजीत ने बताया कि ये लाइनें अदालत में सीधे विक्रम के खिलाफ जाएंगी। फिर रिया बोली, हम सिर्फ इस वीडियो से संतुष्ट नहीं होंगे, दूसरी महिलाओं के बयान भी चाहिए। तभी साबित होगा कि यह उसकी आदत है, कोई एक बार का हादसा नहीं। मैंने उसका हाथ थामा। मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। माफी शब्दों से नहीं, कर्म से मांगी जाती है। आज जो तुमने किया उसने मुझे भी बदल दिया है। रिया ने कहा, औरत अगर चुप रहती है तो वह कमजोर नहीं होती, बस समय का इंतजार करती है। जब समय आता है वह बोलती नहीं, वह दहाड़ती है। उस रात हमने नींद नहीं ली। डर नहीं था, बेचैनी नहीं, बस एक नई उम्मीद की जागृति थी। सुबह होते ही रिया ने कई खास कॉल किए। हर कॉल के साथ उसकी आवाज और मजबूत होती गई। उसने 3 पत्रकारों को एक ही संदेश भेजा, अगर मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचा तो मेरे पास विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ सबूत हैं। मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अब हम सुरक्षा के हर स्तर पर तैयार थे। वीडियो की 3 कॉपी बनाई गई, एक यूएसबी पर जो रिया ने अभिजीत को दे दी, दूसरी कॉपी अभिजीत के पास, तीसरी क्लाउड पर, एक्सेस केवल मेरे और रिया के पास। इतनी तैयारी के बाद रिया ने पहला कदम उठाया। उसने विक्रम मल्होत्रा का नंबर डायल किया, स्पीकर ऑन कर दिया ताकि मैं भी सुन सकूं। हेलो। दूसरी तरफ वही घमंडी लहजा गूंजा। रिया ने ठहर कर कहा, अगर तुमने कोई भी हरकत की तो ये वीडियो तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंच जाएगा। विक्रम की आवाज में गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकती हो? मैं विक्रम मल्होत्रा हूं और यही अर्जुन। रिया की आवाज अब पत्थर जैसी सख्त थी। अब तुम्हारे घमंड का हिसाब देना पड़ेगा। जो किया है उसका फल भुगतना होगा। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर विक्रम मल्होत्रा ने गहरी गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर ये वीडियो बाहर निकली तो तुम दोनों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिया ने बिना डरे कहा, हमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। विक्रम, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने गुस्से में फोन काट दिया। हमें पता था अब वह चुप नहीं बैठेगा। अगली सुबह अभिजीत ने सलाह दी, अब तुम्हें सुरक्षा या कम से कम कानूनी नोटिस का सहारा लेना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि यह आसान खेल नहीं है। हम एक वकील के पास गए जो महिलाओं के अधिकारों पर काम करता था। उसने वीडियो देखा और बोला, अगर यह सबूत मीडिया तक पहुंच गया तो विक्रम का करियर खतरे में पड़ सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। उसकी सलाह पर हमने प्रीलीगल नोटिस तैयार करवाया। अगर अर्जुन या रिया को कोई नुकसान हुआ तो वीडियो तुरंत सार्वजनिक कर दी जाएगी।
ये नोटिस सीधे विक्रम की कंपनी के हेड ऑफिस में कुरियर कर दिया गया। कंपनी में अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई। दो वरिष्ठ अधिकारी मुझे अकेले बुलाकर बोले, तुम्हारी पत्नी बहुत साहसी है। मैं चुप रहा। रिया पहले ही कह चुकी थी, जब तक सुरक्षा पक्की नहीं, बातें बाहर नहीं निकलेंगी। 2 दिन बाद एक अज्ञात नंबर से धमकी भरी कॉल आई। अगर वीडियो लीक हुई तो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई, तुम्हारे भाई की नौकरी सब खतरे में पड़ जाएगा। रिया ने इस कॉल को भी रिकॉर्ड कर लिया। वकील ने कहा, अब सीधे पुलिस में शिकायत करनी होगी। धमकी देना गंभीर अपराध है। थाने पहुंचने में डर था, हर कदम पर सतर्कता। लेकिन जब अधिकारी ने वीडियो देखा तो बोला, यह गंभीर मामला है, हम केस दर्ज कर लेते हैं। 2 दिन बाद कंपनी से कॉल आया, अर्जुन तुम्हारे काम पर सवाल उठाए गए हैं, मैनेजमेंट चाहती है कि तुम 2 हफ्ते की छुट्टी लो। मैं समझ गया, यह पहला आधिकारिक वार था। रिया ने कहा, यह उसकी घबराहट है। हमने दरवाजा खटखटाया है, अब वह पूरी दीवार हिला देगा। उस रात हमने अभिजीत के साथ 2 और कदम उठाए। एक वीडियो की पूरी प्रति कुछ भरोसेमंद पत्रकारों को भेजी ताकि वक्त आने पर रिपोर्ट तैयार हो दो। रिया ने कैमरे पर अपनी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। सच के साथ यह रिकॉर्डिंग 5 अलग लोगों को भेजी गई। रिया की अंतिम लाइन गूंज रही थी, अब यह लड़ाई केवल हमारी नहीं, उन सबके लिए है जिन्हें चुप रहने पर मजबूर किया गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां अब सिर्फ रोशनी नहीं थी, एक आग थी। वह आग अब हमारे लिए ही नहीं, पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बन चुकी थी। और तभी दोपहर में कंपनी से नोटिस आया, विक्रम मल्होत्रा आपसे औपचारिक मीटिंग चाहते हैं। पति पत्नी दोनों से हैरानी थी, थोड़ी उत्सुकता भी। रिया ने तुरंत कहा, ये उसकी आखिरी चाल हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। हम तैयार होकर पहुंचे। माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा था, न रोब, न ताना, न गुस्सा। विक्रम ने हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया। टेबल पर 2 फाइलें रखी थीं। मुस्कान बनाकर उसने पूछा, पानी या चाय चाहिए? रिया ने सख्ती से जवाब दिया, हम यहाँ चाय पीने नहीं, बल्कि सच सुनाने आए हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर खुद विक्रम के सामने। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, देखो अर्जुन, रिया जो हुआ वह गलत था, मानता हूँ, लेकिन अब हमें मिलकर हल निकालना होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, हल? वह झुका, फाइल पर हाथ रखा। समझौता, ये वीडियो नष्ट करो और तुम्हें लाभ मिलेगा। अर्जुन, तुम कंपनी के उपनिदेशक बन जाओगे, फ्लैट गाड़ी और सालाना बोनस भी। रिया चुप रही, फिर बोली, तो तुम चाहते हो कि हम न्याय के लिए लड़ाई छोड़ दें और तुम्हारा जुल्म दबा रहे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह एक नई शुरुआत हो सकती है। तुम लोग जीत चुके हो, मैं मान रहा हूँ। मैंने रुककर सोचा, अपने अंदर के डर, परिवार की जिम्मेदारियां, रोजमर्रा की मुश्किलें सब मेरे दिमाग में उभरी। लेकिन रिया का हाथ थामते ही हिचकिचाहट गायब हो गई। उसकी पकड़ ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ठान लिया, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। मैं उस महिला के साथ हूँ जो सच के लिए खड़ी है। विक्रम की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने फाइल बंद की और गंभीर लहजे में कहा, सोच लो, दुनिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। वीडियो जारी किया तो लोग 2 दिन शोर मचाएंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हमेशा बदल जाएगी, शायद बर्बाद भी। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, हमने फैसला पहले ही कर लिया था, अब बस कार्रवाई बाकी है, हमें डर की जरूरत नहीं। विक्रम ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, तुम दोनों अपने परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे। हम खामोशी से उठे और बाहर निकले। कंपनी की राह में कई निगाहें हमारे पीछे थीं, लेकिन इस बार हमें फर्क नहीं पड़ा। बाहर निकलते ही रिया ने कहा, उसने खुद मान लिया कि हार गया है, अब न्याय का दरवाजा खटखटाना बाकी है। अगले दिन हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की। वीडियो को सबूत के रूप में सील कराया गया। सभी कॉल्स, संदेश और मुलाकातों के नोट्स भी केस में शामिल किए गए। हमने एफआईआर दर्ज कराई और प्रेस को एक छोटा सा बयान भेजा। हमारे पास ऐसे ठोस सबूत थे जिन्हें कोई नकार नहीं सकता था। पत्रकार अभिजीत ने बताया कि एक न्यूज़ चैनल वीडियो प्रसारित करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि कानूनी प्रक्रिया पहले शुरू हो जाए ताकि मामला बैकअप में सुरक्षित रहे। रिया ने कहा, जैसे ही हमारी एफआईआर रजिस्टर होगी, वही दिन न्यूज़ चैनल पर हमारी जीत का दिन होगा। 5 दिन में कंपनी में हलचल मच गई। एचआर ने हमें 2 बार नोटिस भेजा। पहले में कहा गया कि हमारी गतिविधियां कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरे में बताया गया कि जांच शुरू हो चुकी है। हमने सभी नोटिस वकील को सौंप दिए। उसने कहा, यह सब तुम्हें दबाव में लाने की कोशिश है, डरो मत, कदम पीछे मत हटाओ। उस रात चाय की चुस्कियों के बीच मैंने रिया से कहा, जब तुमने मेरा हाथ थामा था, शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल था। तुमने मुझे खुद से बेहतर जाना और मैंने तुम्हारे भरोसे में अपनी सच्चाई पाई। रिया मुस्कुराई, जब दिल में सच हो तो सारी दुनिया झूठ लगती है। और तुम अर्जुन अब वह सच बोलने वाले बन चुके हो जो पहले केवल सुनते थे। हमें अब पता था
लड़ाई शुरू हो चुकी है। समझौता टूट चुका था। अब सिर्फ कानून और सच बाकी था, जो सबके सामने आना था। विक्रम की आखिरी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। हमने तय किया, ना झुकेंगे न बिकेंगे। अदालत में केस की शुरुआती सुनवाई से कुछ दिन पहले रिया ने एक नई मुहिम शुरू की। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, उन सबकी है जो चुप हैं। फिर वह कंपनी की अन्य महिला कर्मचारियों से मिलने लगी। उसका तरीका ना आक्रामक था न भावुक। वह केवल सच्चाई की खामोश ताकत के साथ हर महिला तक पहुंचती। अगर तुम्हें कुछ सहना पड़ा है तो तुम अकेली नहीं हो। पहली मुलाकात उसने आयुषी से की, जो कंपनी के फ्रंट डेस्क पर काम करती थी। कैंटीन में बैठकर रिया ने धीमी आवाज में पूछा, आयुषी, कभी विक्रम ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जो सामान्य से अलग हो? आयुषी कुछ देर चुप रही, फिर आंसुओं आंखों के साथ बोली, कई बार उसने इशारे किए, चाय के बहाने बुलाया, और जब मैं मना करती तो मेरा तबादला नाइट शिफ्ट में करवा देता था। रिया ने आयुषी की बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बयान पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी आवाज़ शामिल हुई तो ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक मिसाल बनेगा। आयुषी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भरी और अगले दिन अभिजीत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद रिया ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एक वरिष्ठ महिला से बात की। शुरुआत में उसने साफ इनकार किया कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन जब रिया ने उसे बाकी गवाहियों और घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। मुझे लगा शायद यह सब मेरे साथ ही हुआ, और मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। उस दिन प्रमोशन के लिए गई थी। उसने कहा कि काम से ज्यादा मुस्कान अहम होती है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों में वर्षों का दबा हुआ दर्द छलक पड़ा। हमने उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद और महिलाओं के दरवाजे खुलने लगे। 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 10 महिलाएं सामने आईं। हर एक की कहानी अलग थी, लेकिन किरदार वही, विक्रम मल्होत्रा। किसी को उसके स्पर्श से परेशानी थी, किसी को नज़रों से, और किसी को धमकी से, जो प्रमोशन के बदले मिलती थी। मैं रोज़ ऑफिस जाता और रिया शाम को इन महिलाओं से मिलती। उसका अंदाज कभी पीड़ित जैसा नहीं था, बल्कि एक मजबूत लीडर की तरह, जो सामने वाले की बात सुनती, विश्वास जीतती और उन्हें हमारी टीम में जोड़ती। एक दिन रिया ने मुझे बताया, ये सभी खामोश गवाह हैं। अर्जुन, इन्हें आवाज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। विक्रम के खिलाफ हमारा केस अब व्यक्तिगत नहीं रहा, यह एक सामूहिक गवाही बन रहा था। अभिजीत ने भी हमारे कदमों की तेजी की तारीफ की। इतनी जल्दी 10 गवाह तैयार होना और वीडियो बयान देने को राजी होना कोई छोटा कारनामा नहीं था। हमने इन बयानों को कानूनी रूप से नोटराइज करवाया और केस फाइल में शामिल किया। हर एक बयान विक्रम मल्होत्रा की ताकत की दीवार को धीरे धीरे तोड़ रहा था। फिर अचानक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से विक्रम के खिलाफ पहली जांच का पत्र आया। सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें थीं, लेकिन अब दबाव वास्तविक हो गया था। मैं ऑफिस में था जब यह पत्र आया। एक वरिष्ठ अधिकारी मेरे पास आया और बोला, अर्जुन, तुम और तुम्हारी बीवी जो कर रहे हो वह सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, यह पूरे सिस्टम के खिलाफ है। तुम तैयार हो उस परिणाम के लिए जो तुम्हारा हो सकता है? मैंने शांत स्वर में कहा, अगर परिणाम की चिंता होती तो शुरुआत ही नहीं करते। रिया ने वह रात एक अहम मीटिंग में बिताई। गवाह महिलाओं को इकट्ठा कर कानून, मीडिया और सामाजिक प्रतिक्रिया की संभावनाओं से अवगत कराया। उसने उन्हें समझाया कि सच बोलना हमेशा अदालत में जीत नहीं दिलाता, लेकिन यह अंतरात्मा की जीत जरूर होती है। कंपनी की मीटिंग के दौरान एक युवा लड़की, जो इंटर्न थी, ने सभी के सामने कहा, विक्रम ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन मैं चुप रही। अब आप सबको देखकर लगता है कि सच में फर्क पड़ता है। उसका बयान खास था, क्योंकि वह नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसकी बहादुरी ने माहौल बदल दिया। अगले दिन अभिजीत ने कहा, अब हम डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा इंटरव्यू मुख्य होगा और ये गवाहियां भी शामिल होंगी। वीडियो चैनलों और सोशल मीडिया पर चलेंगे। पूरी प्रतिक्रिया मिलेगी। हमने हाँ कहा और रिकॉर्डिंग शुरू की। स्टूडियो में सबने अपनी कहानी साझा की। कुछ ने चेहरे पर मास्क रखा, कुछ ने आवाज़ में बदलाव किया ताकि पहचान सुरक्षित रहे। यह उनका निर्णय था और हमने उसका सम्मान किया। मैं हर दिन रिया को देखकर चकित होता। वह औरत जो पहले पर्दे के पीछे खामोश रहती थी, अब लोगों को आवाज़ दे रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा था, सिर्फ पति नहीं, बल्कि सच के शस्त्रधारी के रूप में। सच के कदम बढ़ने लगे। विक्रम मल्होत्रा के दबाव के बावजूद अब यह केवल एक केस नहीं था, बल्कि उन सभी आवाज़ों की लड़ाई बन चुकी थी जो सालों से दबती रही थीं। ये शोर केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि सिस्टम की खामोशी के खिलाफ था। हमने कई दिनों तक अभिजीत के स्टूडियो में डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग देखी। हर गवाह का बयान, हर क्लिप, हर लम्हा सबूत बन चुका था।
रिया का इंटरव्यू मुख्य था, धीरे पक्के और दृढ़ इरादों के साथ। यह मामला अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा बन गया था। अगर हम आज चुप रहते, तो कल और लोग भी डर के साए में रह जाते। मैंने वह वीडियो कई बार देखा और हर बार दिल में कुछ हिलता था। रिलीज से एक दिन पहले अभिजीत ने कहा, रात आराम से गुजारो, कल हर चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो छा जाएगा, तैयार रहो। रिया शांत थी उसके चेहरे पर। अब वह संदेह नहीं था जो पहले मेरी आंखों में दिखता था। उसने कहा, अगर सच की कीमत है, मैं देने को तैयार हूं। अगली सुबह 6 बजे अभिजीत ने फोन किया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर है, टीवी चैनलों ने भी शेयर करना शुरू कर दिया। हमने लैपटॉप खोला, वीडियो वायरल हो चुका था। टीवी पर न्यूज़ एंकर बोल रहा था, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसने पूरे शहर को हिला दिया है। विक्रम मल्होत्रा, जिसे ताकत और सम्मान का प्रतीक माना जाता था, अब सवालों के घेरे में है। स्क्रीन पर रिया की तस्वीर आई। वह पल जब उसने वीडियो रिकॉर्डिंग में विक्रम को रोका था, उसके शब्द अंदाज सब साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उसका हाथ थामा और वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने कहा, नहीं अर्जुन, ये सब उन लोगों की वजह से हुआ जो सालों से चुप थे और अब बोलने लगे हैं। उसका जवाब सरल था, पर पूरे समाज का आईना था। हमने अलग अलग चैनलों पर खबरें देखीं। सबकी मुख्य खबर यही थी, रिपोर्टर्स कंपनी के बाहर खड़े थे। हम गुप्ता इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन के हेड ऑफिस के बाहर हैं, जहां विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ आरोप गूंज रहे हैं। कंपनी ने जवाब दिया, हम मामले की जांच के लिए कमेटी बना रहे हैं। अगर आरोप सही साबित हुए तो विक्रम मल्होत्रा को निलंबित किया जाएगा। इसी बीच रिया को इंटर्न से मैसेज आया, मैडम, मैंने भी सोशल मीडिया पर सच लिखा। आपने हमें हिम्मत दी। ये असली बदलाव था। लोग अब डर रहे नहीं थे। दोपहर में अभिजीत आया, लैपटॉप खोला और बताया, पहले 6 घंटे में डॉक्यूमेंट्री के 5 करोड़ व्यूज, हजारों कमेंट्स और सब सच के पक्ष में। एक मशहूर एनजीओ ने भी हमारी कोशिश का समर्थन करने की इच्छा जताई। रिया ने कहा, अब भी केस पर ध्यान है, मीडिया बाद में। तभी टीवी पर खबर आई, कंपनी की कई और महिलाओं ने भी आंतरिक शिकायत समिति से संपर्क किया है विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ। मैंने रिया की तरफ देखा, यह तुम्हारी मेहनत का असर है। तुमने सिर्फ केस नहीं खोला, एक रास्ता खोला है। शाम तक हर जगह यही चर्चा थी, वीडियो क्लिप्स, पोस्ट्स, कॉलम्स, टॉक शो, सभी में रिया की आवाज़ थी। मजाक करने वाले भी थे, पर समर्थन ज्यादा था। रात को अभिजीत ने कहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम दोनों को जाना होगा। मैं हिचका क्या, रिया अकेली जाएगी? हम दोनों जाएंगे। अर्जुन, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी भी है। तैयारी शुरू हुई। अभिजीत ने सवालों की सूची बनाई और कहा, यह वह पल है जब सच की गूंज ताकतवरों को हिला देती है। उस रात सोने से पहले मैंने रिया से कहा, तुमने मुझे सच के साथ चलना सिखाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम एक दिन इस मुकाम तक पहुंचेंगे। रिया ने चिराग बुझाते हुए जवाब दिया, सच हमेशा मौजूद रहता है अर्जुन, बस वक्त लगता है उसे पहचानने में। मैंने उसकी हथेली थामी और पहली बार महसूस किया कि मेरा वजूद किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। सच की गूंज अब केवल आवाज नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री के प्रसारित होने के तीसरे दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। रिया को पहले ही पता चल गया था कि शेयर धारकों में बेचैनी बढ़ चुकी है और उनके फैसले गंभीर विचाराधीन हैं। शाम को अभिजीत ने इन्वेस्टर के जरिए खबर दी, बोर्ड मीटिंग में निर्णय होने वाला है। संभावना है कि विक्रम मल्होत्रा को निलंबित किया जाएगा। रिया ने खुशी जाहिर नहीं की, बस कहा, यह केवल पहली हार है, बाकी बदलाव अभी बाकी हैं। अगले दिन सुबह 8:30 पर कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी किया। गुप्ता इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन ने विक्रम मल्होत्रा को अस्थायी रूप से निलंबित किया है, जब तक आंतरिक जांच पूरी नहीं होती। यह ऐलान टीवी और सोशल मीडिया पर बिजली की तरह फैल गया। सभी न्यूज़ चैनलों ने इसे बड़ी खबर के तौर पर प्रसारित किया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचकर विक्रम के कमरे को सील कर दिया। हम दोनों यह नज़ारा टीवी पर देख रहे थे। रिपोर्टर सवाल कर रहे थे, क्या गुप्ता इंटरनेशनल जैसी कंपनी में वास्तव में इतने मामले छिपे थे? पुलिस जांच शुरू हो चुकी थी। 2 दिन के भीतर 3 महिलाओं ने अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई। इनमें से एक आयुषी थी, जिसने न केवल बयान दिया बल्कि नाम भी सार्वजनिक किया। आरोही ने गोपनीय रूप से बयान रिकॉर्ड कराया और बाकी 2 महिलाओं ने अदालत में पेश होकर साक्ष्य दिए। विक्रम मल्होत्रा, जो कल तक अपने कारनामों की कहानियां सुनाते थे, अब अदालत में चेहरा छिपाकर खड़े थे। रिपोर्टर पूछ रहे थे, क्या आप सच में निर्दोष हैं? क्या आपने महिलाओं को परेशान किया? वह चुप रहा। अदालत ने उसे 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। घटना के बाद मोहल्ले वालों की नजरें बदल गईं।
जो पहले नजरें चुराते थे अब सम्मानपूर्वक नमस्ते करते। चौकीदार ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैडम जी, आप जैसी बहादुर महिला आज तक नहीं देखी। रिया ने केवल मुस्कुराया। ऑफिस में मेरे सहकर्मियों ने सराहा। हमें अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों इतना बड़ा कदम उठाओगे। मैंने सिर हिलाकर कहा, यह कदम हमने नहीं उठाया, सच ने उठवाया। रिया घर आकर सारे पत्र और रिपोर्ट व्यवस्थित करने लगी जिन्हें हम अदालत में पेश करने वाले थे। उसने एक फाइल अलग रखी, पतन के बाद, जिसमें जनता के पत्र प्रशंसा और आभार शामिल थे। एक बुजुर्ग महिला ने लिखा, बेटा, मैं कई सालों से अपने पति के जुल्म को छुपाती रही। तुमने साबित किया कि इस खामोशी में भी ताकत है। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने पत्र मुझे थमा दिया और कहा, हम अकेले नहीं हैं। अर्जुन, लोग अब खुद को पहचानने लगे हैं। इसी हफ्ते कंपनी ने महिला कर्मचारियों के लिए अलग सुरक्षा समिति और महिला कानूनी सेल की स्थापना की। साथ ही एक माफीनामा जारी किया जिसमें संस्थान की लापरवाही के लिए खेद जताया गया। रिया ने कहा, अगर ये शब्द हकीकत बन जाएं तो भविष्य में किसी को रिया जैसा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अदालत में केस की नींव मजबूत हो चुकी थी। विक्रम का वकील केवल देरी के बहाने बना रहा था। मीडिया नई सनसनी की तलाश में थी, लेकिन सच की गूंज लोगों के दिमाग में कायम थी। इस बीच रिया ने एक स्थायी कदम उठाया। उसने एनजीओ आवाज की स्थापना की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां महिलाएं बिना डर और शर्मिंदगी अपनी कहानियां साझा कर सकें। हमने विधिवत रूप से पंजीकरण कराया और पहला ऑफिस एक छोटे फ्लैट में खोला। मैंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अब पूरा समय रिया के साथ इस सामाजिक मिशन को समर्पित कर दिया। वह रोज विभिन्न संस्थानों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुराने छात्रों से संपर्क करती, जो इस संघर्ष से प्रेरित हुए थे। वह सब अब आवाज का हिस्सा बन गए थे। हमने एक मुफ्त हेल्पलाइन शुरू की और पहले ही हफ्ते में 30 से ज्यादा कॉल आईं, कुछ सलाह लेने के लिए, कुछ गवाही देने के लिए और कुछ सिर्फ सुनने के लिए। एक दिन जब हम ऑफिस के छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, एक युवा लड़की आई। उसने दुपट्टा कसकर बांधा हुआ था और चेहरा छिपाया हुआ था। रिया ने नरमी से कहा, बैठो बेटी। लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम आरोही है। मेरे ऑफिस के मैनेजर ने। वह रुक गई, सांस फूल रही थी। रिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बस जो कहना है कह दो। आरोही ने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि 8 महीने पहले नौकरी शुरू हुई थी। पहले सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे इशारे, आलोचना और अकेले में बुलाने की कोशिशें बढ़ीं। जब उसने शिकायत की तो उसे दबा दिया गया और उसके खिलाफ खराब रिव्यू दर्ज कर दिया गया। रिया ने पूरी बात रिकॉर्ड की, उसे वकील से मिलवाया और कहा, तुम अब अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी पहचान सुरक्षित रखेंगे। आरोही की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने आपकी कहानी टीवी पर देखी थी। मेरी माँ ने कहा कि आप वही औरत हैं जिसने सबके लिए आवाज उठाई। आप सच में हीरो हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया। इसके बाद हमने एक छोटा सेमिनार रखा जिसमें कॉलेज की छात्राएं, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। रिया स्टेज पर गई और बोली, यह संस्था केवल एक मुहिम नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है। हम कानूनी मदद के साथ साथ भावनात्मक ताकत भी दे सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव वह होता है जो भीतर खामोशी में पैदा होता है, और सबसे बड़ी ताकत वह होती है जब कोई कहे, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन के बाद आवाज एक मान्यता प्राप्त संगठन बन गया। अखबारों में इसका जिक्र होने लगा, लोग चंदा देने लगे और कई संस्थानों ने सहयोग की पेशकश की। रिया दिन रात काम करती, केस का अध्ययन, फॉलोअप और गवाहियों की तैयारी। मैं प्रशासनिक काम संभालता, रिकॉर्ड्स और नीतियों पर काम करता। एक दिन हम जल्दी घर लौटे। हमारी बेटी निशु होमवर्क कर रही थी। मैं सोफे पर बैठा और रिया किचन में चाय बना रही थी। निशु अचानक मेरे पास आई और पूछने लगी, पापा, मम्मी हीरो कैसे बनती हैं? टीवी पर लोग कहते हैं मम्मी बहुत बहादुर हैं। मैं हंसकर बोला, हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे, सच बोले और कभी किसी से ना डरे। तुम्हारी मम्मी वैसी ही है? निशु मुस्कुराई। फिर मैं भी मम्मी जैसी बनूंगी। हीरो उसी वक्त चाय लेकर आया और निशु ने उसकी तरफ देखकर कहा, मम्मी आप हीरो हो? रिया मुस्कुराई और उसकी आंखों में नमी आ गई। मैंने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, हीरो वह होता है जो सिर्फ दुश्मनों से नहीं, खुद से भी लड़ता है और जीतता है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे सिखाया कि हारने से पहले लड़ना जरूरी है। रिया ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बहुत कुछ कहा जा चुका था, बाकी सब खामोशी में छिपा हुआ था। उस रात जब हम छत पर बैठे थे, मैंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सच की लड़ाई शायद कभी खत्म नहीं होती,
लेकिन जो उस रास्ते पर चलते हैं उन्हें अपने अंदर का इंसान मिल जाता है। रिया ने जवाब दिया, अगर सच्चाई दर्द से जुड़ी हो तो वह सिर्फ तर्क नहीं रह जाती, बल्कि क्रांति बन जाती है। अब हम केवल परिवार नहीं थे, बल्कि एक मिशन का हिस्सा बन चुके थे। रिया ने उस राह का चुनाव किया जहां कदमों के निशान बहुत कम थे, और मैं गर्व से कह सकता हूँ, इस बार मैं उसके पीछे नहीं, उसके बराबर चल रहा था। शायद उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ निभाने में नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद में एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है।